Hello guys, welcome to lecture 4 of our series. आज we are going to start a new chapter pair of linear equation in two variables. अभी तक हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसकी दोनों एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। उसके बाद में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 NCERT पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड ये सर लीनियर इक्वेशंस तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशंस हम जानते हैं, पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के अंदर भी वी हैव सीन की लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो लीनियर इक्वेशन हम जानते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, पेयर एक न्यू वर्ड आपके लिए आ चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले पेयर को समझने से पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है ax + by + c। इसमें आप देख पा रहे हैं मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो आप देख पा रहे हैं इस जनरल फॉर्म के अंदर आपको कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। कुछ अल्ट्रा लेजेंड लोग आएंगे जो कहेंगे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं। तो सो फार हम ये मान के चल रहे हैं कि a एंड b आर नंबर्स, ओके, a एंड b आर कांस्टेंट और कोई भी रियल नंबर ये हो सकते हैं, बट x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो विदाउट एनी कन्फ्यूज़न यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन को क्या कह रहे हैं, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या थी, याद करेंगे, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा हुआ है। यदि आपने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन नहीं किया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है, 1 हाईएस्ट पावर इज दी 1। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म यहाँ पर बन गई इसकी। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी आपने बात कर ली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। यदि हम बात करें लीनियर इक्वेशन के पेयर की, तो पेयर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पेयर मीन्स जोड़ा। तो आइए बात करते हैं जरा, यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब सर यहाँ पर ax + by + c, व्हाट इज दिस, दिस इज जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ से लिया है एज इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारे पास में। पेयर का मतलब क्या हुआ, जोड़ा कितने हैं, कितने चीज़ों का, कितनी इक्वेशंस का यहाँ पर जोड़ा बनने वाला है, पेयर बनने वाला है दो इक्वेशंस का। तो ये हमने पहली इक्वेशन लिख दी, ठीक है, एंड दिस विल बी अवर सेकंड vy + c। अब सर ये तो दोनों सिमिलर दिखाई दे रही हैं, ये तो दोनों सेम है। अब क्या किया जाए कि ये अलग अलग दिखाई दे। तो ऐसा करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हम इसमें 1 1 1 इंसर्ट कर देते हैं। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए वी हैव इंसर्टेड फर्स्ट। ओके, इस तरफ आते हैं सेकंड इक्वेशन में। सर यहाँ पर 2 ले लीजिए। अब देखते हैं, अब आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है और ये सेकंड इक्वेशन की बात हो रही है, और दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया यहाँ पर, पेयर। तो अब आपसे कोई भी पूछे, यदि आपके एग्जाम में आ जाए या आपको ज़रूरत पड़े कि बताइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको आप कैसे, इसका जनरल फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, तो a1x + b1y + c, c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही काम की चीज़ है, आगे हम यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने वाले, सभी में इसी चीज़ का यूज़ होने वाला है। तो इस पार्ट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यदि आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार पीछे जाइए और फिर से इसको देखिए और एकदम क्लियर कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देख लिया, उसमें दो वेरिएबल्स आते हैं। अच्छा, जो हमने पिछला चैप्टर किया था हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर, तो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर क्या हो रहा था, आप लोग मुझे देख के बताएंगे उसमें कितने वेरिएबल्स पे हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे, कितने वेरिएबल्स थे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। यह आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, तो इधर बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर ली, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर ली, उसकी जनरल फॉर्म भी बना ली। इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर इक्वेशन तो समझ गए, जनरल फॉर्म तो समझ गए, अब ये सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम इसमें x और y की वैल्यू, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे। जब हमने पिछला चैप्टर लगाया था तो वहाँ पे आप याद करेंगे उस सॉल्यूशन को हम कहते थे ज़ीरोज़ और क्या कहते थे, रूट्स। अब इस पर्टिकुलर केस में भी हमको x और y जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इनको फाइंड करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स आती हैं। पहली मेथड है एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड मतलब क्या, आप कुछ एल्जेब्रा सॉल्व करेंगे, कुछ इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर, तो आपको पता होगा कि एल्जेब्राइक मेथड के अंदर दो मेथड्स आती हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। बैक टाइम यदि बात करें तो एक पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड भी हुआ करती थी, बट अभी वो रैशनलाइज हो चुकी है आपकी बुक, तो उसके अंदर से रिमूव कर दी गई है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं हमारे पास में दो मेथड्स हैं, एल्जेब्राइक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो एल्जेब्राइक मेथड के अंदर दो चीज़ें आती हैं जो कि मैं यहीं कहीं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट इज़ योर एलिमिनेशन और सेकंड इज़ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं और x और y जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी मेथड की हम बात करेंगे। दूसरी मेथड अभी हम थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर निकाल के देंगे, डिफरेंट काइंड, ये हम देखेंगे। और उसके बाद में एल्जेब्राइक मेथड से तो हमको कई सारे क्वेश्चंस करनी है एक्सरसाइज इसके अंदर। ग्राफिकल मेथड्स की बात करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है ग्राफिकल मेथड, और उनको ये काफ़ी बोरिंग पार्ट लगता है कि ये क्या ग्राफ बनाना है बार बार। आइए देखते हैं ज़रा, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में इसमें होता क्या है उसको समझते हैं। ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ के द्वारा x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। जैसे अभी हम मान के चल रहे हैं ये एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, इसमें कोई भी नंबर्स हैं, इसको यदि सॉल्व करना है तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। बिल्कुल x और y की वैल्यू आपको मिलती है, आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड जो भी लगाएंगे उससे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या इसी तरह से हमको ग्राफ से भी वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल, ग्राफ से भी हमको वैल्यू मिलने वाली है। आइए ज़रा बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो कि आप एक ग्राफ बनाएं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रफली। हमने एक ग्राफ बनाया और हमने ग्राफ बना करके फर्स्ट इक्वेशन आप याद कीजिए, क्लास 9th में आपने सीखा होगा कि किस तरह से ग्राफ के ऊपर हम एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कुछ इस तरह से बनी फॉर द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद मान लीजिए मैंने सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ की। सेकंड इक्वेशन की लाइन मान लीजिए कुछ इस तरह से चली गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की लाइन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2 के लिए बन गई। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि जब मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ किया ग्राफ पे, ओके, और जब सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ किया तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इस पॉइंट पर मान लीजिए वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। आई होप कि आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। बस सिंपल सी बात है कि एक लाइन है, ऐसे मान लीजिए आपने फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनाई और फिर ये सेकंड की लाइन बनाई, तो एक पॉइंट पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए, इसी की बात हो रही है। तो ये लाइंस को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। तो पहला केस तो ये बन जाएगा जब आप ग्राफ बनाएंगे इक्वेशंस का। तो फर्स्ट केस क्या है? जिसमें इंटरसेक्टिंग आ जाए। अच्छा, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके x और y की वैल्यू आपको देकर जाएंगे। तो सर इस वाले पॉइंट पर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं आपको? x, y। इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं किसी भी पॉइंट के इस ग्राफ के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब x और y की जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर, मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, 2,3 ऐसा है, तो x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। बस इतना ही सिंपल होता है, आपको इजीली आंसर यहाँ से मिल जाता है। हम इसको और डिटेल में देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, विल डील इट। अभी के लिए आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ से? सिर्फ एक सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी जो लाइन है ये सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही आपको आंसर देगा। तो इसमें आपके कितने सॉल्यूशंस बनने वाले हैं? सिर्फ एक सॉल्यूशंस। तो आइए क्विकली इसको लिख देते हैं। उसके बाद में आपको ये पता करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है
पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, कोइंसिडेंट लाइन की बात हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास में एक रिजल्ट भी है, तो हम पहले इन तीनों लाइंस को समझ लेते हैं, उसके बाद में उन रिजल्ट्स को लिख लेंगे। आइए जरा बात करते हैं नेक्स्ट वाली, विच इज़ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। मान के चलते हैं कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ के अंदर हमने इक्वेशन 1 की लाइन बना दी, इक्वेशन 1 जो भी होगी उसके हिसाब से हमने उसकी लाइन को प्लॉट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में मैंने इक्वेशन 2 वाले को भी प्लॉट कर दिया, इक्वेशन 2 वाली लाइन भी यहाँ पर बन गई। अब जब ये दोनों लाइंस बनी और मैंने पाया कि ये दोनों लाइंस आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। कैसी हैं ये दोनों लाइंस? पैरेलल। इफ़ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो अब मुझे तो पता है कि ये इंटरसेक्ट जहाँ पर होती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या दे देंगे? एक्स और वाई की वैल्यू। अब यहाँ तो ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है कहीं, पैरेलल लाइन है, आगे बढ़ाएंगे तो सीधी आगे बढ़ती जाएगी, ये भी आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जब इस टाइप का केस होता है तो हमें कितना सोल्यूशन मिलता है। फर्स्ट वाले केस में हमें मिला था 1 सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड वाले पैरेलल के केस में देयर विल बी नो सोल्यूशन एट ऑल। कितने सोल्यूशन मिलेंगे आपको? नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं सर, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर सोल्यूशन इसमें नो हो जाएंगे, नो सोल्यूशंस। नो मतलब 9 नहीं, नो मतलब नहीं वाला नो, ओके, नो सोल्यूशंस। ठीक है सर, समझते हैं, इतना तो पता है हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोइंसिडेंट लाइन को समझते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोइंसिडेंट और एक कंसिस्टेंट भी आता है। तो कंसिस्टेंट अलग है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट अलग है। कोइंसिडेंट मतलब मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी और इसी लाइन के ऊपर, अच्छा इसको ग्राफ में समझ लेते हैं। लेट अस क्विकली सी द ग्राफ ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सो कोइंसिडेंट लाइंस की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाया, ठीक है सर, इक्वेशन 1 का ग्राफ ये बन गया। उसके बाद में हमने इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाया और हमें वही सेम पॉइंट्स वहाँ पर भी मिल गए। हमने उसकी लाइन भी ड्रॉ करी, तो उसकी लाइन यदि इस इक्वेशन 1 वाली लाइन के ऊपर ही आ जाती है, बड़े ही ध्यान से समझेंगे, ऊपर ही आ जाती है इक्वेशन 2 की लाइन भी, तो हम उसे मान लेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइन का केस है। अब यहाँ पर हमें पता है कि सिर्फ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स और वाई की वैल्यू बोलते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करने पे मिलते हैं। अब यहाँ तो पूरी की पूरी लाइन ही इंटरसेक्ट हो रही है, एक पूरी लाइन ही एक लाइन के ऊपर आ गई, मतलब ये पॉइंट भी आपके एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ये पॉइंट भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ये पॉइंट भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और ये पॉइंट भी। तो यहाँ पर मल्टीपल सोल्यूशंस आर देयर। तो हम इसमें मानेंगे कितने सोल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशंस। कितने सोल्यूशंस मिलेंगे आपको? इनफाइनाइट सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक बार क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, सर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा। पैरेलल लाइंस, जिसमें नो सोल्यूशन होगा क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल है, तो कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन की बात करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो सर ये वाली सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। अब क्या हो कि आपको इक्वेशन देखकर ही पता चल जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ्स लगाकर ही पता चल जाए कि इसके सोल्यूशंस कितने निकलने वाले हैं। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन यदि बन रही होगी तो कितने सोल्यूशन होंगे? ओनली 1 सोल्यूशन। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, यदि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो केस आपका बनने वाला है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। किस केस में ये जाने वाला है? इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। अब सर ये a1 a2 b1 b2 ये सब क्या है? इधर देखते हैं। हमारी जनरल इक्वेशन के अंदर a1 इज दी कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट क्या है सर? चलिए छोड़िए, x के साथ वाला फर्स्ट इक्वेशन में उसको हम क्या बोलते हैं? a1। तो आप a1 की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, उसके अपॉन में आपको क्या लेना है? सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट a2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यदि ये दोनों रिड्यूस हो रही होंगी तो आप रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज उसको लिखा रहने देंगे। वैसे ही सेकंड टर्म से आप उठाएंगे b1 और b2, जब इनकी वैल्यूज़ को भी यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर जब आप इसको चेक करेंगे रिड्यूस करके, आप देखेंगे कि यदि ये रेशो सेम आए, यदि ये फ्रैक्शन सेम हो गए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस बिल्कुल नहीं बनेगा। ये दोनों रेशियोज यदि सेम नहीं हुए
तो फिर ये चला जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। इतना ही सिंपल है ये। आप जस्ट इक्वेशन को देखेंगे और हमको भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करने इस पर, तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो यदि सिमिलर नहीं आया तो लाइन विल बी अ इंटरसेक्टिंग लाइन। और सोल्यूशन कितने मिलेंगे इसमें आपको? इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सर वैसे ही पैरेलल लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस के केस में आपको जस्ट देखना है इफ a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। क्या बोल दिया सर? a1/a2 is equals to b1/b2। आपने यहाँ से a1/a2 वाली वैल्यू ले ली, a1/a2 वैल्यू, यहाँ से b1/b2 वैल्यू ले ली, इन दोनों के रेशियो को चेक किया, ये दोनों सेम आ गए। लेकिन b1/b2 और c1/c2 को जब आपने चेक किया तो ये डिफरेंट आ गए। तो इस केस को कहा जाता है पैरेलल लाइन का केस। इस केस में क्या होने वाला है? पैरेलल लाइन का ये केस बनेगा आपका और नो सॉल्यूशंस यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, ये चीज़ भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की। इफ a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तो इसको हम कहने वाले हैं कोइंसिडेंट लाइन का केस। इसमें क्या होगा? ये सारे रेशियोज a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तो इस केस को आप कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन वाला केस। एंड इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। सर अब कुछ ऐसी ट्रिक भी बता दीजिए जिससे हमें ये सारी चीज़ें एकदम याद हो जाएं, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। तो सबसे सिंपल चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ भी लग सकती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ IPC, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। IPC की धारा वगैरह ऐसा कुछ तो सुना ही होगा। तो आपको जस्ट याद ये रखना है, यहाँ पर हमारा ये जो IPC है ये लगने वाला है इस केस को याद रखने के लिए। किस तरह से? यदि ये नॉट इक्वल्स टू का साइन फर्स्ट नंबर पे आ जाए। क्या बोल रहे हैं? नॉट इक्वल्स टू का साइन फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पर यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाता है तो उस केस को आप कहने वाले हैं I वाला केस, I। अब बात करते हैं P। तो P में देखेंगे ये किस नंबर पर आ गया? फर्स्ट पर नहीं है सर, अब ये सेकंड पर है। तो यदि सेकंड नंबर पे ये आ जाता है तो ये किसका केस बन जाएगा? P से पैरेलल का केस बन जाएगा। और उसके बाद में सर थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड ये है ही नहीं, थर्ड पे ये बाहर ही चला गया। तो यदि ये बाहर ही चले गए तो अब इस केस को आप कह देंगे C वाला या फिर कोइंसिडेंट लाइन वाला केस। तो सर ये याद भी हो जाएगा, IPC से हम इसको याद भी रख सकते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी। दीज आर दी सिंपल बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने इसकी जनरल फॉर्म को देख लिया। जनरल फॉर्म के बाद में व्हाट वी हैव सीन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म की बात कर ली, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। आपको ये बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा सर ये तो कंपैरिजन में हमें ग्राफिकल मेथड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए हमको इसे बिल्कुल याद रखना है। और एल्जेब्राइक मेथड से भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारी इक्वेशन को, हमारी एक्सप्रेशंस जो वहाँ पर गिवन होंगी उनको लेकर आना होगा। उसके बाद में फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद में सॉल्विंग की मेथड की बात करें तो एल्जेब्राइक मेथड हो गई और ग्राफिकल मेथड हो गई। फिर ग्राफिकल मेथड को हमने काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट करके बड़े ही ध्यान से देख लिया। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, उनके अंदर हमें कितने सॉल्यूशंस मिलने हैं, दिस ऑल्सो वी हैव सीन। एंड उसके बाद में आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, दिस ऑल्सो वी हैव सीन। अब आगे बात कर लेते हैं, छोटी सी एक चीज़ और बच जाती, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। नो सॉल्यूशंस किस में आते हैं? नो सॉल्यूशन आपका आता है पैरेलल लाइंस में। तो ये जो पैरेलल लाइन है ये आपको याद रखना है, पैरेलल लाइन वाला केस आपको इनकंसिस्टेंट यहाँ पर मानना है। उसके बाद में कंसिस्टेंट के अंदर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन में आपको मल्टीपल सोल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी पूछा जाए बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं है। यदि इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है,
कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट है। इन केस पैरेलल आ गई तो फिर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज़ भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो आप इस इंट्रोडक्शन को बिल्कुल याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा 3.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।